एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स फ्रॉम द चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 11 हिस्ट्री बुक, दैट इज चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है देन डोंट वरी, आप लोग मेरे वीडियोस के थ्रू इस चैप्टर को इनफैक्ट क्लास 11 हिस्ट्री के बाकी चैप्टर्स को भी बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप लोग इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो को देखना चाहते हैं देन यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन टू गेट द वीडियो, जिसमें मैंने बहुत ही इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में इस चैप्टर को समझाया है इन अ वेरी डिटेल वे। अगर आप वीडियो को बाद में भी देखना चाहते हैं देन मैं आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। प्लीज चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को इस चैप्टर का भी और हिस्ट्री के बाकी चैप्टर्स का भी लिंक दे दूंगी। Now without further delay, let's start discussing our most important short questions with answers and explanation. अगर किसी ने इस चैप्टर को नहीं भी समझा है देन इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको इस चैप्टर के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन प्लस आंसर को दोनों को ही बहुत ही अच्छे से समझाने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 1। What is meant by Renaissance? Renaissance का मतलब क्या होता है? Renaissance से आप क्या समझते हैं? Answer is Renaissance means rebirth, and from the 19th century, this term was used by the historians to describe the cultural changes during the period between 14th and 17th century in Europe. Renaissance का मतलब होता है rebirth, यानी कि पुनर्जागरण या फिर revival। और 19th सेंचुरी के बाद से हिस्टोरियंस बेसिकली इस टर्म को यूज करते थे यूरोप में 14th एंड 17th सेंचुरी के बिटवीन में जो भी कल्चरल चेंजेस हुए थे उसको डिस्क्राइब करने के लिए। A new movement of knowledge started in Europe after a long dark age of ignorance. यानी कि यूरोप में एक नया मूवमेंट, एक नया आंदोलन की शुरुआत हुई थी नॉलेज का, यानी कि ज्ञान का, एक लंबे डार्क एज के इग्नोरेंस के बाद। यानी कि यूरोप में एक लंबे अंधकार का युग चल रहा था जिसमें जो लोग थे वो लोग अज्ञान थे, बट अब एक न्यू मूवमेंट का स्टार्टिंग हो रहा है जिसमें अब लोग ज्ञान की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, लोग नॉलेज को गेन कर रहे हैं। द पीपल ऑफ यूरोप again began to take interest in European ancient culture and civilization. यानी कि अब जो यूरोप के लोग हैं वो दोबारा से इंटरेस्ट ले रहे हैं यूरोप के एंशियंट कल्चर के ऊपर और सिविलाइजेशन के ऊपर, यानी कि यूरोप के जो प्राचीन संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसकी तरफ फिर से यूरोप के लोग आकर्षित हो रहे हैं। ये है रेनेसांस का मीनिंग। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने चैप्टर को पढ़ा है देन आप लोगों को पता होगा ये जो क्वेश्चन था ये बेसिकली हमारा जो इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, फर्स्ट पेज में ही हमें इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में दे रखा है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है देन आप इंट्रोडक्शन के पार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा एंड देन फिर अपने खुद के वर्ड से अपना आंसर को और ज़्यादा लॉन्ग बना लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। Who was Jacob Burckhardt and what was the view of Jacob Burckhardt? यानी कि जैकब बर्कहार्ट कौन थे एंड जैकब बर्कहार्ट के क्या व्यूज थे। आंसर चेक करते हैं। Jacob Burckhardt was a Swiss scholar of the University of Basel in Switzerland. Jacob Burckhardt एक स्कॉलर थे। कहाँ के स्कॉलर थे? स्विस स्कॉलर, यानी कि स्विट्जरलैंड के रहने वाले स्कॉलर थे। एंड कौन से यूनिवर्सिटी के वो स्कॉलर थे? यूनिवर्सिटी ऑफ बेस्ले इन स्विट्जरलैंड। वो बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ बेस्ले के स्कॉलर थे जो कि स्विट्जरलैंड में है। He was a student of the German historian Leopold von Ranke. जैकब जो होते हैं वो एक जर्मन, बहुत ही फेमस जर्मन हिस्टोरियन है, लियोपोल्ड वॉन रैंके उनके स्टूडेंट थे। यानी कि जैकब के गुरु कौन होते हैं, जैकब के टीचर कौन होते हैं? लियोपोल्ड वॉन रैंके। Ranke had taught him that the primary concern of the historian was to write about state and politics using paper and files of government department. Ranke ने
अपने स्टूडेंट को ये समझाया था, ये पढ़ाया था कि हर एक हिस्टोरियन का जो प्राइमरी कंसर्न होना चाहिए हिस्ट्री राइटिंग में, वो बेसिकली स्टेट एंड पॉलिटिक्स के ऊपर लिखने का होना चाहिए थ्रू यूजिंग द पेपर एंड फाइल्स ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. Burckhardt was dissatisfied with this very limited goals that his master had set out for him. So Burckhardt mainly अपने जो टीचर थे ल्यूपोल्ड वॉन रैंके, उनकी बातों से डिससेटिस्फाई करते थे, जो भी वो समझाते थे उससे डिससेटिस्फाई करते थे. उनके अकॉर्डिंग उनके मास्टर ने उनके लिए बहुत ही लिमिटेड गोल सेट आउट किया है, यानी कि बहुत ही सीमित गोल सेट आउट किया है. To him, politics was not the be-all and end-all in history writing. यानी कि उनके अकॉर्डिंग हिस्ट्री राइटिंग में पॉलिटिक्स ही सब कुछ नहीं होता है. हिस्ट्री वॉज एज मच कंसर्न विथ कल्चर एज विथ पॉलिटिक्स. यानी कि हिस्ट्री में कल्चर का उतना ही इम्पोर्टेंस होता है जितना कि पॉलिटिक्स का. यानी कि इतिहास का संबंध संस्कृति से उतना ही होता है जितना कि राजनीति से. सो विद दिस हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है. सो आई होप कि आपको जैकब बर्कहार्ट के बारे में भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3. Mention the name of the book composed by Jacob. So Jacob Burckhardt ने एक बुक कंपोज किया था. So उस बुक का क्या नाम है? यह है हमारा थर्ड क्वेश्चन. So इसका आंसर है It was the Civilization of the Renaissance in Italy, wrote in 1860. So Jacob ने जो बुक कंपोज किया था उस बुक का नाम है The Civilization of the Renaissance in Italy, जो कि 860 में लिखा गया था. In which he called his readers' attention to literature, architecture and painting. यानी कि इस बुक के थ्रू जो जैकब है वो अपने रीडर के अटेंशन को मेनली लिटरेचर की तरफ, आर्किटेक्चर की तरफ और पेंटिंग की तरफ आकर्षित करते हैं. Next question is question number 4. Who has first given the term Renaissance to the cultural changes in Europe during the 14th to the 17th century? यानी कि वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये जो टर्म है रेनेसेंस इसको यूज़ किया था यूरोप में 14 एंड 17 सेंचुरी के दौरान जो कुछ भी कल्चरल चेंजेस हुए थे उसको डिस्क्राइब करने के लिए. सो इसका आंसर है इट वॉज अ स्कॉलर ऑफ 19th century जैकब बर्कहार्ट, प्रोफेसर द यूनिवर्सिटी ऑफ बेस्ले इन स्विट्जरलैंड. सो अभी हमने इसके बारे में पढ़ा, हमने जैकब बर्कहार्ट के बारे में पढ़ा. सो जैकब बर्कहार्ट ही वो व्यक्ति रहते हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये जो टर्म है रेनेसेंस ये यूज़ किया था यूरोप के कल्चरल चेंजेस को डिस्क्राइब करने के लिए, जो कि 14 एंड 17 सेंचुरी के दौरान हुआ था. सो जैसे कि मैंने आपको बताया जैकब बेसिकली एक स्कॉलर थे ऑफ 19th सेंचुरी एंड वो एक प्रोफेसर थे. कौन से यूनिवर्सिटी के? यूनिवर्सिटी ऑफ बेस्ले, जो कि स्विट्जरलैंड में है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. राइट सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेनिस एंड जेनुआ सिटीज. सो इटली के दो शहरों के बारे में इस क्वेश्चन में बता रखा है. दो बहुत ही फेमस एंड इम्पॉर्टेंट सिटीज है वेनिस एंड जेनुआ. सो इस क्वेश्चन में हमें ये जो दो सिटी है इटालियन सिटी, इन दोनों सिटीज के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताना है, यानी कि खूबियां के बारे में बताना है, विशेषताओं के बारे में बताना है. सो वेनिस एंड जेनुआ सिटी की क्या विशेषताएं थी? सो आंसर इज फर्स्ट पॉइंट ये है दिस वेर इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट. यानी कि ये दोनों जो सिटी थे ये इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट थे, यानी कि ये दोनों ही सिटी इंडिपेंडेंट था एंड ये दोनों ही सिटी किसी भी पावरफुल एम्पायर का पार्ट नहीं था. सो ये है इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज दैट वेनिस वॉज अ रिपब्लिक. यानी कि वेनिस जो ये सिटी था इटली का वो एक रिपब्लिक सिटी था. Next characteristic is that these cities were different from the other parts of Europe. So ये दो जो सिटी था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, बहुत ज़्यादा अलग था यूरोप के दूसरे पार्ट से. चौथा पॉइंट ये है the clergy were not politically dominant here nor were there powerful feudal lords. यानी कि इन दोनों सिटी में जो क्लर्जी है, क्लर्जी यानी कि 3 ऑर्डर चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट ऑर्डर में क्लर्जी को प्लेस किया गया है जो कि मेनली पोप को या फिर बिशप को कहा जाता है. सो इन दोनों सिटी में क्लर्जी का जो पोजीशन था वो इतना ज़्यादा डोमिनेंट पोजीशन नहीं था. क्लर्जी पॉलिटिकली डोमिनेट नहीं करती थी इन दोनों सिटीज़ में, और साथ ही जो पावरफुल फ्यूडल लॉर्ड होते हैं उन लोगों का भी इन दोनों शहरों में डोमिनेंस नहीं था. सो ये है फोर्थ पॉइंट. एंड फिफ्थ पॉइंट इज दैट
रिच मर्चेंट्स एंड बैंकर्स एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन गवर्निंग द सिटी, यानी कि इन दोनों सिटी में हमें जो थर्ड ऑर्डर है उसका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। रिच मर्चेंट्स जो थे, जो व्यापारी थे एंड जो बैंकर्स थे, वो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे सिटी के गवर्निंग में, यानी कि सिटी को किस तरह से गवर्न करना है ये कौन देखता था? रिच मर्चेंट्स एंड बैंकर्स। सो इन दोनों सिटी में ना ही फर्स्ट और ना ही सेकेंड ऑर्डर का ज़्यादा डोमिनेंस था। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है देन आप इन पांचों पॉइंट को थोड़ा और डिफाइन कर सकते हैं। सो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। Which two person gave the greatest contribution to the popularity of Florence? यानी कि हमें दो पर्सन के नाम बताने हैं जिनकी वजह से फ्लोरेंस ये जो सिटी है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, यानी कि फ्लोरेंस की पॉपुलैरिटी में किन दो व्यक्तियों का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है? सो द आंसर इज दैट Dante Alighieri and Giotto gave the greatest contribution to the popularity of Florence, यानी कि डेंटे एलिग्री और गियोटो वो दो पर्सन थे जिनकी वजह से फ्लोरेंस इतना ज़्यादा पॉपुलर था, इतना ज़्यादा फेमस था। डेंटे एलिग्री रोड ऑन रिलीजियस थीम। सो डेंटे एलिग्री बेसिकली रिलीजियस थीम्स के ऊपर लिखा करते थे, whereas Giotto painted lifelike portraits which were quite different from the stiff figures made by earlier artists। यानी कि गियोटो जो भी पेंटिंग्स बनाते थे, जो भी तस्वीर बनाते थे, उसको देख के हमें लगता है कि उनमें भी लाइफ है, उनमें भी जान है। लाइफ लाइक पोर्ट्रेट्स बनाते थे, यानी कि ऐसे तस्वीर जिनमें लाइफ है ऐसा हमें दिखाई देता है। विच वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम स्टिफ फिगर्स मेड बाय अर्लियर आर्टिस्ट, यानी कि गियोटो से पहले जो अर्लियर आर्टिस्ट थे उनके जो फिगर्स थे, उनके जो पेंटिंग्स थे वो बेसिकली स्टिफ फिगर्स बनाते थे, यानी कि ऑर्डिनरी फिगर। सो उनके पेंटिंग से गियोटो का पेंटिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। सो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू अवर 7th क्वेश्चन, विच इज फॉर whom was the term humanist used by the early 15th century? So the answer is that by the early 15th century, the term humanist was used for those masters who taught grammar, poetry, rhetoric, history and moral philosophy. So 15th century के बाद से ये जो टर्म है ह्यूमनिस्ट, ये बेसिकली उन मास्टर्स के लिए यूज़ किया जाता है जो कि यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में ग्रामर पढ़ाते थे, पोट्री, रेटोरिक, हिस्ट्री एंड मॉरल फिलोसफी पढ़ाते थे। सो ये सारे जो सब्जेक्ट्स है इन्हें इनफैक्ट ह्यूमनिस्ट सब्जेक्ट्स भी कहा जाता है। The term humanities were derived from a Latin word humanitas. So ये जो term है humanities, ये basically एक Latin word से derived हुआ है humanitas. So with this हमने अपना 7th question भी complete कर लिया. Next question is that question number 8. What is meant by the term Renaissance man? Give an example. So Renaissance man किन लोगों को कहा जाता है? Renaissance man से आप क्या समझते हैं? इसका एक example दीजिए। The term Renaissance man is generally used to describe an individual who has many interests and skill. यानी कि ये जो टर्म है Renaissance man, ये बेसिकली उन इंसानों को, उन पर्सन को, उन इंडिविजुअल को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन इंडिविजुअल का बहुत सारे फील्ड में इंटरेस्ट होता है एंड जिन पर्सन के बहुत ज़्यादा स्किल होते हैं, बहुत ज़्यादा खूबियाँ होता है। There were many great individuals in the Renaissance period who had several interests and were skilled in many arts. So बहुत सारे ऐसे ग्रेट इंडिविजुअल थे मेनली रेनेसांस पीरियड के दौरान जिनका बहुत सारे फील्ड में इंटरेस्ट था और साथ ही बहुत टाइप के आर्ट में भी उनके पास स्किल था, यानी कि बहुत तरह के आर्ट्स भी वो लोग कर सकते थे, उनके पास हुनर था। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कुड बी अ स्कॉलर, डिप्लोमेट, थियोलॉजिस्ट एंड आर्टिस्ट। सो इसका एग्जाम्पल एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि एक स्कॉलर भी है, डिप्लोमेट भी है, थियोलॉजिस्ट भी है एंड आर्टिस्ट भी है। सो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 9. Why did humanists name the beginning of the 15th century as the new age or modern age? यानी कि जो ह्यूमनिस्ट होते हैं उन्होंने 15th century के बिगिनिंग को क्यों न्यू एज या फिर मॉडर्न एज कहा है? सो द आंसर इज Humanists named the beginning of the 15th century as New Age or Modern Age in order to differentiate it from the Medieval Age. यानी कि ह्यूमनिस्ट ने 15th century का जो बिगिनिंग का टाइम पीरियड था उसको
न्यू एज या फिर मॉडर्न एज इसीलिए कहा है ताकि वो लोग मेडाइवल एज को न्यू एज से डिफ्रेंशिएट कर पाए, यानी कि दोनों को अलग कर पाए। सो बेसिकली 5th से लेकर 14th सेंचुरी के टाइम पीरियड को मेडाइवल एज कहा जाता है एंड फिर 15th सेंचुरी के बाद के टाइम पीरियड को मॉडर्न एज कहा जाता है। सो इसीलिए ह्यूमनिस्ट ने 15th सेंचुरी के बाद के टाइम पीरियड को मॉडर्न एज कहा है ताकि उस एज को वो लोग मिडिल एज से डिफ्रेंशिएट कर पाए, उसको अलग कर पाए। They argued that the church had complete control over man's mind as all the learning of the Greeks and Romans had been blotted out। यानी कि मेडाइवल एज के दौरान जो चर्च था, यानी कि जो फर्स्ट ऑर्डर था, जो क्लर्जी थे, उनका मैन के माइंड के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल था एंड इसी की वजह से ग्रीक एंड रोमन का जो लर्निंग था, यानी कि एंशियंट ग्रीक्स एंड जो रोमन लर्निंग था, वो सब कुछ नष्ट हो चुका था, वो सब कुछ मिट गया था। बट इन द बिगिनिंग ऑफ द 15th सेंचुरी दिस लर्निंग रिवाइव्ड, यानी कि 15th सेंचुरी की शुरुआत से ये जो लर्निंग था, एंशियंट ग्रीक्स एंड रोमन्स जो लर्निंग थे, उसका रिवाइवल होता है, वो लर्निंग पुनः जागृत होता है। सो इसीलिए ह्यूमनिस्ट ने 15th सेंचुरी के बाद के टाइम पीरियड को न्यू एज या फिर मॉडर्न एज कहा है। So with this, question number 9 is also completed. Now let's move to our next question, which is question number 10. Discuss in brief the subject matter of टॉलमी अल्मागेस्ट। सो टॉलमी ने अपना एक बुक लिखा था जिसको टॉलमीज अल्मागेस्ट कहा जाता है। सो उस बुक का सब्जेक्ट मैटर क्या था, यानी कि उस बुक में किस चीज के ऊपर फोकस किया गया था। सो द आंसर इज टॉलमी अल्मागेस्ट वाज अ वर्क ऑन एस्ट्रोनॉमी, यानी कि ये जो बुक था, इस बुक में मेनली एस्ट्रोनॉमी के ऊपर वर्क किया गया था। एस्ट्रोनॉमी क्या है? स्टार, प्लैनेट्स एंड स्पेस में जो दूसरे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके साइंटिफिक स्टडी को एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। सो इस बुक में बेसिकली एस्ट्रोनॉमी के ऊपर ही वर्क किया गया था। इट वॉज रिटन इन ग्रीक बिफोर 140 सेंचुरी एंड लेटर इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक, यानी कि ये जो बुक था वो सबसे पहले ग्रीक में लिखा गया था 140 सेंचुरी से पहले एंड फिर इसको अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया। इट कैरीज द अरेबिक डिफिनाइट आर्टिकल अल विच ब्रिंग्स आउट इट्स अरेबिक कनेक्शन, यानी कि इस बुक में हमें कुछ अरेबिक डिफिनाइट आर्टिकल मिले हैं जैसे कि अल, सो जिससे हमें पता चलता है कि इस बुक का अरब्स के साथ कनेक्शन है, अरेबिक कनेक्शन है इस बुक में। So with this, question number 10 is also completed. Now let's move to our next question, which is question number 11. When did the modern age start? What factors contributed to it? यानी कि modern age कब से स्टार्ट होता है, मॉडर्न एज की शुरुआत कैसे होती है एंड क्या वो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मॉडर्न एज की शुरुआत होती है। The modern age started with the decline of the feudal system. So जब यूरोप में फ्यूडल सिस्टम का डिक्लाइन होता है, जब फ्यूडलिज्म का जो सिस्टम था वो खत्म होता है, उसका एंड होता है, उसके बाद के टाइम पीरियड को मॉडर्न एज कहा जाता है। सो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया 15th सेंचुरी के बाद के टाइम पीरियड को मॉडर्न एज कहा जाता है। सो अब हम देखते हैं क्या वो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मॉडर्न एज की शुरुआत होती है। सो पहला फैक्टर है डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, यानी कि यूरोप में बहुत ज़्यादा ट्रेड का, व्यापार का डेवलपमेंट हो रहा था, सो इसकी वजह से भी एक मॉडर्न एज आया। नेक्स्ट पॉइंट इज इमर्जेंस ऑफ टाउन्स, बहुत सारे टाउन्स का इमर्जेंस हो रहा था, सिटीज़ का इमर्जेंस हो रहा था, सो ये भी एक रीज़न है। नेक्स्ट रीज़न इज राइज ऑफ द मिडिल क्लास इन द सोसाइटी, सोसाइटी में मिडिल क्लास का राइज हो रहा था। सो एक आंसर में मैंने आपको ये समझाया भी कि हाँ, मेनली जियोना एंड वेनिस, ये जो दो शहर थे वो क्यों डिफरेंट थे यूरोप के दूसरे पार्ट से। सो उसमें मैंने बताया कि जो थर्ड ऑर्डर के लोग थे, रिच मर्चेंट्स एंड बैंकर्स, वो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे सिटी के गवर्निंग में। सो अब जो थर्ड ऑर्डर के लोग थे, जो मिडिल क्लास थे, उनका हमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा था सोसाइटी में। सो ये भी एक रीज़न था मॉडर्न एज की शुरुआत होने का। नेक्स्ट इज द रेनेसेंस, यानी कि जो भी कल्चरल चेंजेस हुए थे उस टाइम पीरियड के दौरान, वो तो एक मेन फैक्टर है ही। नेक्स्ट इज जियोग्राफिकल डिस्कवरीज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिशियंटली टू इट, यानी कि जो भी उस टाइम पीरियड के दौरान जियोग्राफिकल डिस्कवरीज हो रही थी, यानी कि नए नए जियोग्राफी, नए नए लैंड्स की डिस्कवरी हो रही थी। सो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से मॉडर्न एज की शुरुआत होती है। सो ये भी अगर क्वेश्चन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आता है देन आप इन सारे पॉइंट को थोड़ा और ज़्यादा डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 12. Which two things played a significant role in transmitting humanist ideas to people?
यानी कि क्या वो दो चीज थे जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे ह्यूमनिस्ट आइडियाज को ट्रांसमिट करने के लिए टू पीपल, यानी कि लोगों तक ह्यूमनिस्ट आइडियाज को पहुंचाने के लिए। सो द आंसर इज फर्स्ट पॉइंट इज दैट ह्यूमनिस्ट सब्जेक्ट्स बिगिन टू बी टॉट इन स्कूल एंड कॉलेजेस। सो ह्यूमनिस्ट सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया। सो ह्यूमनिस्ट सब्जेक्ट्स अब स्कूल्स में एंड कॉलेजेस में पढ़ाए जाने लगे बाय द टीचर्स। सो इससे क्या हुआ, जो भी ह्यूमनिस्ट के आइडियाज थे बहुत ही ईजिली स्टूडेंट तक ट्रांसमिट हो रहे थे। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। आर्ट क्या होता है, यानी कि कला। आर्किटेक्चर यानी कि बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने का, प्लान करने का जो आर्ट होता है उसको आर्किटेक्चर कहा जाता है। एंड लिटरेचर जैसे कि बुक्स वगैरह। सो ये सब एक इंपॉर्टेंट रोल, एक इफेक्टिव रोल प्ले कर रहा था ह्यूमनिस्ट आइडियाज को ट्रांसमिट करने के लिए। सो बेसिकली आर्ट के ऊपर, आर्किटेक्चर के ऊपर एंड लिटरेचर के ऊपर बुक में टॉपिक भी दिया हुआ है। सो इसको भी अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ये क्वेश्चन, तो आप उस टॉपिक को पढ़ के आसानी से इसको और ज्यादा लंबा बना सकते हैं इस आंसर को। सो विद दिस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Who was Andreas Vesalius? यानी कि एंड्रियस वेसेलियस कौन थे? So the answer is Andreas Vesalius was a professor of medicine at the University of Padua. So Andreas Vesalius basically एक प्रोफेसर थे। कौन से यूनिवर्सिटी के? यूनिवर्सिटी ऑफ पैडवा के, जो कि यूरोप का वन ऑफ द अर्लीस्ट यूनिवर्सिटी था। एंड वो किस चीज के प्रोफेसर थे? प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन। He was the first person who dissected the human body. यानी कि एंड्रियस वो पहले इंसान थे, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ह्यूमन के बॉडी को, यानी कि मानव के शरीर को चीर फाड़ किया था, मानव के शरीर को कट किया था। It led to the beginning of modern physiology. And इसी के बाद से मॉडर्न फिजियोलॉजी की शुरुआत होती है। So with this we have completed our question number 13. Now let's move to our question number 14. Why is Michelangelo Buonarroti famous? यानी कि Michelangelo Buonarroti क्यों famous थे? So the answer is it was because of his being alone expert equally in painting, sculpture and designer. So Michelangelo Buonarroti इसलिए famous थे क्योंकि उनको अलग अलग फील्ड में इंटरेस्ट था। उनको पेंटिंग में, स्कल्पचर में एंड डिजाइनिंग में इंटरेस्ट था। एंड वो इक्वली एक्सपर्ट थे इन सभी चीज़ों में, यानी कि उनके पास बहुत ज़्यादा स्किल था, बहुत ज़्यादा गुण था। वो एक अच्छे पेंटर भी थे, एक स्कल्पचर भी थे, साथ ही बहुत अच्छा डिज़ाइन भी करते थे। सो वो बेसिकली अपने 3 वर्क्स की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। सो पहला वर्क उनका ये था दैट ही पेंटेड द सीलिंग ऑफ द सिस्टाइन चैपल फॉर द पोप। सो सिस्टाइन चैपल के सीलिंग को उन्होंने पेंट किया था पोप के लिए। सो ये था उनका पहला वर्क। दूसरा वर्क था द स्कल्पचर नोन एज द पाइटा इन विच मैरी हैड बीन सोन होल्डिंग द बॉडी ऑफ जेसस। सो उन्होंने एक स्कल्पचर बनाया था, उन्होंने एक मूर्ति बनाया था जिसको द पाइटा कहा जाता है। सो जिसमें उन्होंने मैरी का मूर्ति बनाया था एंड उसमें, उस मूर्ति में मैरी जो है वो जेसस के बॉडी को होल्ड की हुई है, यानी कि जेसस को बॉडी को पकड़ी हुई है। सो ये था उनका सेकेंड फेमस वर्क। एंड थर्ड फेमस वर्क था ही हैड ऑल्सो डिजाइन द डोम ऑफ सेंट पीटर्स चर्च। सो उन्होंने सेंट पीटर्स चर्च का जो डोम था उसको डिजाइन भी किया था। एंड ये उनके जो तीनों वर्क थे ये रोम में थे, ऑल इन रोम। सो ये था माइकलएंजेलो का 3 वर्क्स जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। हु वाज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस? प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंटर किनको कहा जाता है? Which was the first printed book in Europe? And यूरोप का पहला प्रिंटेड बुक क्या था? So the answer is Jonathan Gutenberg was known as the inventor of printing press. So Jonathan Gutenberg को प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंटर कहा जाता है। He invented printing press in the first half of the 15th century. So उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन 15th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में किया था, यानी कि 1455 में उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया था। The first printed book in Europe was probably the Bible. So यूरोप का जो पहला प्रिंटेड बुक था वो probably बाइबल था।
So with this we have completed first 15 question of this video. So बाकी के क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था. सो और भी क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो उसको हम लोग बेसिकली अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो अगर आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा. उसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सेकेंड पार्ट कंप्लीट होने के बाद मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. साथ ही मैं आई बटन पे भी लिंक अवेलेबल करवा दूंगी ताकि आप डायरेक्टली आई बटन से वो जो वीडियो है उसको देख सकते हैं. सो मैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी. सो इस वीडियो को देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा. साथ ही आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सारे क्वेश्चन कैसे लगे एंड आपको नेक्स्ट किस चैप्टर का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का वीडियो चाहिए. एंड अगर आपको दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहिए देन प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा. सो सी यू ऑल सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. सो सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो.